सभी को रहता है। आज राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट पर हम आपको मिलवा रहे हैं एकीकृत कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री भंवरजी पुरोहित से। श्री पुरोहित विगत 30 वर्षों से कर्मचारी हितों के लिए संघर्षरत है तथा सामाजिक सरोकारों के लिए भी प्रयासरत है। श्री पुरोहित जी, आपका विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। संजय जी, आपका विनय का बहुत बहुत धन्यवाद। विनय एक्सप्रेस यूट्यूब का धन्यवाद कि आज राजस्थान की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने 2022-23 का बजट के प्रस्तावों को मंजूरी प्रस्तुत किया। अनेकों वर्ग की बात उन्होंने इस बजट में रखी। बजट एक ऐसा शब्द है जिससे आदमी आसान्वित तरीके से या आसान्वित के रूप में देखता है कि भाई बजट में हमारे लिए क्या है। घर का मुखिया अगर कोई बजट लाता है, 1 महीने का वेतन लाता है, तो घर परिवार सोचते हैं उसका बजट है। ये पूरे साल का लेखा जोखा, आज क्या किया, आगे क्या करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया। मैं आपके विनय एक्सप्रेस यूट्यूब के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूँ कि एकीकृत कर्मचारी महासंघ एक पहला महासंघ है जिसने पूरे प्रदेश में 2011 में संविदा कार्मिकों की मांग पूरी तरीके से उठाई, उनके नियमितीकरण की मांग उठाई इसी बीकानेर से। एकीकृत कर्मचारी महासंघ ऐसा महासंघ है जिसने राजस्थान की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि वो अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों की जायज मांगों को सम्मिलित करे, जिसमें हमारे प्रमुख बड़े मुद्दे जो राजस्थान में संविदा कार्मिक अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं, उन संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की नीति राज्य सरकारें लाए। सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन मुद्दे का हल करना जो वर्तमान पदस्थापित सरकार होती है, इसके बाद जनता का मैंडेट होता है और उसका दायित्व बनता है। तो एकीकृत कर्मचारी महासंघ जो आज के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत के नेतृत्व में, हमारे पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में, हमने राजस्थान की राजनीतिक पार्टियों पर इस बात का दबाव बनाया कि एक वर्ग जो नया पनप गया है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जिसको अपन संविदा का कर्मचारी का रूप का नाम दे रहे हैं, जिसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेबल लेबर के रूप में वो काम कर रहा था, उसका हमने बड़ा मुद्दा राजस्थान में रेज किया। हमारा महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में, अभी वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान केसर सिंह चंपावत के नेतृत्व में हम इस बात को लेके राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब से हम 3 बार वर्चुअल हमारी मीटिंग हुई। हम राजस्थान के जो भी संबंधित मंत्रीगण हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। महासंघ का 27 सूत्री मांग पत्र राजस्थान के मुख्यमंत्री के समक्ष हमने प्रस्तुत किया। पिछले दिनों जब माननीय मुख्य सचिव निरंजन जी आर्य बीकानेर आए हुए थे, तब भी महासंघ ने प्रमुखता से बात रखी। 4 बड़े मसले राजस्थान की सरकार के समक्ष थे कर्मचारी कल्याण के लिए। सबसे बड़ा मसला था ग्रेड पे कटौती का मसला, जो 30 मार्च 2017 जो ग्रेड पे 2013 में माननीय मुख्यमंत्री ने हमको दिया था, उसकी कटौती शुरू हो गई। उस पे वसुंधरा गवर्नमेंट को जब हम दबाव बनाया तो सावंत कमेटी बैठा दी। सावंत कमेटी की रिपोर्ट निश्चित समय अवधि में राज्य सरकार के पास प्रस्तुत हो गई। क्योंकि आचार संहिता लग गई तो पूर्ववर्ती सरकार उस सावंत कमेटी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर पाई। आज हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री पे दबाव बनाया, उनसे आग्रह किया समय समय पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत के नेतृत्व में महासंघ की पूरी टीम ने, कि राजस्थान की का मुखिया जिसने जन घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी लाई, उन जन घोषणा पत्र में हमने कर्मचारियों की मांगों को प्रमुखता से उसमें उस जन घोषणा पत्र में सम्मिलित करवाया। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ग्रेड पे कटौती का, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2013 का 30/10/2017 का आदेश वापस ले लिया। हम महासंघ की तरफ से उनको साधुवाद देते हैं। यह महासंघ की डिमांड थी। दूसरा विषय कर्मचारी जगत का, जो बड़ा मसला था कर्मचारी जगत का, एक नया वर्ग पैदा हो गया। ओल्ड पेंशन स्कीम के लोग अलग और न्यू पेंशन स्कीम के लोग अलग। 1 जनवरी 2014 के बाद जो भी राज्य सेवा में आया वो न्यू स्कीम एनपीएस का कर्मचारी अधिकारी हो गया और ये बड़ा वर्ग भेद हो गया। पूरे देश प्रदेश में बड़ा आंदोलन चला
हमने भी सरकार के लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पे दबाव बनाया। आज ऐतिहासिक निर्णय माननीय अशोक गहलोत जी ने किया, भी एनपीएस को खत्म कर दिया और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। ये क्रांतिकारी कदम है। तीसरा बड़ा विषय, जो हमारी बहनें आशा सहयोगिनी, साथी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आपके सहायिका, अन्य जो भी कैडर में संविदा के लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए 20% मानदेय में बढ़ोतरी कर दी। ये तो उनकी घोषणा का जो बजट घोषणा है, हम उनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। चूंकि 27 सूत्री मांग पत्र में 2 बड़े मसले रह गए। एक बड़ा मसला, संविदा कर्मी जो अलग अलग योजनाओं में काम कर रहे हैं, चाहे वो MNDY के बच्चे हैं, चाहे वो NRHM के बच्चे हैं, NHI के बच्चे हैं, अलग अलग योजना नरेगा में लोग लगे हुए लोग हैं, उनको सरकार को स्थायीकरण की नीति जो जन घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, उसको लेके आना चाहिए। उनका नियमितीकरण का रास्ता सरकार को समाधान निकालना चाहिए। ये हमारी महासंघ की पुरजोर मांग है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए अति शीघ्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष समय देंगे, हम जाएंगे और संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की बात को हम प्रमुख रखेंगे। दूसरा बड़ा मसला हमारे मंत्रालय कर्मचारियों का, वो भी 2013 से आंदोलन थे। उस समय 2013 में जब माननीय मुख्यमंत्री यही अशोक गहलोत साहब थे जो हमारे धरना स्थल पे आए, लेकिन चूंकि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ, तो आज हमारे मंत्रालय कर्मचारियों की ग्रेड पे कटौती का मसला हल नहीं हो पाया। तो ये हमारे मुद्दे लंबित हैं, अन्य कोई छोटे मोटे मुद्दे लंबित है, लेकिन फिर भी हम सरकार की सोच सकारात्मक तरीके से आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सकारात्मक तरीका रखा है। 3 बड़े मसले हल किए हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 2 मसले भी कर्मचारियों की ताकत पे सरकार से संवाद करके और हमारे महासंघ एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष चंपावत के नेतृत्व में इन समस्याओं के समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। नहीं, आपने बताया संविदा कर्मियों के लिए काफ़ी प्रयास किए और कर्मचारी हितों के लिए भी आपने काफ़ी प्रयास किए। तो थोड़ा सा संक्षेप में ये जानकारी चाह रहा था कि बजट में जो कर्मचारियों की मांग के लिए जो घोषणा हुई है, उसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे, या क्या कुछ छूट गया उसके बारे में कुछ और बताना? ये हमारे 2 बड़े मुद्दे छूट गए, मंत्रालय कर्मचारियों का और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का, जो उनके जन घोषणा पत्र में सम्मिलित है। तो इसके लिए तो हम संघर्ष करेंगे और हम अति शीघ्र ही कोई न कोई महासंघ की बैठक तय करके रणनीति तय करेंगे। लेकिन जो अच्छा हुआ है उसका हम स्वागत भी करेंगे। आज एनपीएस का बड़ा मुद्दा हल हुआ है, आज 30-10-17 ग्रेड पे कटौती का मसला हल हुआ है, और मानदेय में महंगाई को देखते हुए बढ़ोतरी की है, तो अच्छी शुरुआत है। लेकिन दो बड़े मसले हैं, उसके लिए हम महासंघ की अति शीघ्र बैठक होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जाएंगे और वहां इन 2 मुद्दों को प्रमुखता से रखेंगे। दूसरा जो मुख्य फोकस आपका रहा है, जो ईडब्ल्यूएस को लेकर विप्रो फाउंडेशन के साथ आपने काफ़ी प्रयास किए और काफ़ी काम किया, जिसका आज आउटकम हमें कुछ कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है इस बजट में, कि आज के बजट में लगभग ईडब्ल्यूएस के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ का बजट दिया है। इसके लिए आपके बहुत प्रयास रहे हैं, तो उन प्रयासों के बारे में हमें कुछ थोड़ा बताइए कैसे। देखिए, विप्रो फाउंडेशन एक सामाजिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। सार्वजनिक जीवन में समाज का काम करने का भी आदमी का एक दायित्व होता है, उसका मतलब कर्तव्य होता है कि वो समाज की भी सेवा करे, दूसरे समाजों को तंग नहीं करके। विप्रो फाउंडेशन की हमारे सुशील ओझा जी के नेतृत्व में हमने 2 मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। एक तो विप्र कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए और दूसरा आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की जाए, जिससे हमारे जो बच्चे वंचित हैं शिक्षा के क्षेत्र में और उनमें प्रतिभा होने के बाद भी, ठीक है आरक्षण की व्यवस्था है, हम आरक्षण का कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आरक्षण का एक नया विश्लेषण होना चाहिए। हर तबके में गरीबी है, तो विप्रो फाउंडेशन ने सुशील ओझा जी के नेतृत्व में, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है विप्रो फाउंडेशन के, राज्य सरकारों से संवाद स्थापित करके, भारत सरकारों से संवाद स्थापित करके 10% आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन सवर्ण जातियों के बच्चों को भी मिले। ये भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने 10% जो आरक्षण लागू किया, उसके लिए हमारी दो प्रमुख मांगे माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोगों ने रखी। पहली मांग, विप्र कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विप्र कल्याण बोर्ड की भी स्थापना कर दी, उनका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और उसमें बजट का भी प्रावधान रख दिया, उसका भी हम स्वागत करते हैं। दूसरा हमारा बड़ा मुद्दा, आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया जाए, ताकि जैसे देवनारायण बोर्ड बनाया हुआ है उसकी तरज पे भी हमारे जो आर्थिक आधार रिजर्वेशन के जो बच्चे आते हैं उनको, वो भी समाज की बराबरी प्रतिस्पर्धा में पिछड़े नहीं, इसलिए उन्होंने आयोग का गठन करके आज 100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, वो भी स्वागत योग्य कदम है। हम चाहेंगे, सरकारें आती रहती है जाती रहती है, लेकिन सकारात्मक काम
समाज के हित का काम, जनता के हित का काम करने का दायित्व एक लोक सेवक का होता है। और मांगे जो पूरी हुई है उनके लिए स्वागत है, और आने जो मांगे लंबित है उनके लिए हम वार्ता संवाद के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, जो भी लोकतांत्रिक तरीका है हम मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का काम करेंगे और कर्मचारी कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे। अंत में एक सवाल कि जो आपकी कुछ लंबित मांगे रह गई है, जो पूरी नहीं हो पाई है, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमने आपसे निवेदन किया ना कि आज बजट आया है, बहुत खुश, कर्मचारी मिजाज खुश में है। अब जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो आदमी को खुशी भी होती है। सही। और आज के दौर में खुशी आना कठिन काम है। आदमी तो तनावग्रस्त जी रहा है, लेकिन खुशी आई है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा प्रश्न मेरे से किया है कि जो लंबित मांग रही है उसके लिए क्या करें। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष केसर सिंह चंपाऊ जी ने आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार पत्र भिजवा दिया, मेल कर दिया, और टेलीफोन पे अपना समय लेने के लिए आग्रह भी कर दिया। अति शीघ्र ही हमारे महासंघ प्रदेश महासमिति और कार्यकारिणी की बैठक जयपुर में अगले वीक में या जो भी तारीख आएगी उसमें होने जा रही है। इस जो भी घोषणा है उनकी समीक्षा करते हुए, उनका स्वागत करते हुए और हमारी लंबित मांगों को पूरा कैसे किया, जैसे हमारी बड़ी मांग मंत्रालय कर्मचारी की, हमारी बड़ी मांग जो संविदा कार्मिक अलग अलग योजना में लगे हुए हैं, चाहे वो NRHM का बच्चा है, NHI का बच्चा है, MNDY का बच्चा है, और अलग अलग नरेगा में लगे हुए हैं, उनके लिए सरकार जो संविदाकरण की पॉलिसी, संविदा कार्मिकों के लिए पॉलिसी लाई है, उस पॉलिसी का अभी तक पारदर्शिता के साथ कोई जवाब नहीं है। जो जन घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही है, वो संविदा कार्मिकों के लिए नियमितीकरण की बात और लाए तो ये बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। इसके लिए हम अति शीघ्र रणनीति बना के और उन कर्मचारियों को भला कराने का प्रयास करेंगे। आपने विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं विनय एक्सप्रेस के इंचार्ज, विनय एक्सप्रेस यूट्यूब के विनय थानवी जी, संजय जी और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने जनता के मुद्दों को, कर्मचारी के मुद्दों को आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। आगे भी आप अनुरोध जारी रखेंगे, यही मेरी कामना है।